आपने अब तक जुर्म की दर्जनों कहानियां सुनी होंगी, मगर आज हम आपको जिस सच्ची घटना की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपका कलेजा दहल जाएगा। विदेशी अंदाज में अंजाम दी गई ये कहानी कहीं और की नहीं बल्कि हरियाणा के रोहतक की है। एक हंसता खेलता पूरा परिवार एक पल में खत्म कर दिया गया था। यहाँ तक परिवार में रह रहे एक बूढ़ी नानी तक को नहीं बख्शा गया। आखिर इस परिवार को किसने खत्म किया था? इस हत्या की वजह क्या थी? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि हत्यारा कौन था? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। यकीन मानिए, जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो एक पल के लिए आप इस कहानी के सच होने पर यकीन भी नहीं कर पाएंगे। हैवानियत से भरी ये कहानी यकीन से परे है। हत्यारे और हत्याकांड की वजह के बारे में जानकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दे। तारीख थी 27 अगस्त 2021। हरियाणा के रोहतक के विजयनगर इलाके का रहने वाला 20 साल का अभिषेक नाम का लड़का अपने एक चाचा को फोन करते हुए कहता है कि मैं घर के बाहर आया हूँ। मैंने घर के अंदर मौजूद लोगों के मोबाइल पर कई बार फोन किया है मगर कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। यह कहते हुए अभिषेक काफी घबराता है, मगर उसके चाचा उसे समझाते हैं कि शायद घर के लोग बिजी होंगे या फिर लोग टेलीविजन देख रहे होंगे, इसलिए मोबाइल पर उनका ध्यान नहीं होगा। तुम आराम से घर चले जाओ। इसके बाद अभिषेक घर चला जाता है। घर पर आते ही अभिषेक बड़ी शांति से घर के अंदर जाता है, मगर अचानक से चिल्लाता हुआ घर के बाहर निकलता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। अभिषेक के चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी अपने अपने घर से भागे हुए निकलते हैं और सभी दौड़ते हुए अभिषेक के साथ घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर का नजारा देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर के मालिक और अभिषेक के पिता 45 साल के प्रदीप हॉल में लगे बिस्तर पर लेटे हुए थे और उनका पूरा शरीर खून से भरा हुआ था। लोग भागते हुए प्रदीप के पास आते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं, मगर प्रदीप कोई हरकत नहीं करता है क्योंकि उनकी जान जा चुकी थी। जब पड़ोसी अभिषेक से परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में पूछते हैं तो अभिषेक बताता है कि वो लोग भी घर के अंदर ही हैं, मगर मुझे नहीं पता कि वो बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। इसके बाद लोग भागते हुए नीचे मौजूद कमरों में जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता है। घबराहट में लोग अब घर के सेकंड फ्लोर के कमरे में जाकर तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो पहले कमरे में जाते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ परिवार की एक बेटी जिसका नाम नेहा था, खून से लथपथ अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। नेहा की सांसें अभी चल रही थी मगर वो बेहोश थी। आनन फानन में अभिषेक अपने पड़ोसियों की मदद से बहन को लेकर तुरंत पीजीआई हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जांच में पता चलता है कि नेहा की हालत बहुत ज्यादा खराब है। हालात को देखते हुए तुरंत नेहा का इलाज शुरू हो जाता है। उधर कुछ लोग नेहा को अस्पताल ले जाने में व्यस्त होते हैं, इधर कुछ लोग घर के दूसरे कमरों में तलाशी लेने में लगे रहते हैं। जब ये लोग कमरे की तलाशी लेते हुए एक दूसरे कमरे में जाते हैं तो वहाँ उन्हें 2 और लाश दिखाई पड़ती हैं। ये लाश अभिषेक की मां संतोष और अभिषेक की 70 साल की नानी रोशनी देवी यानी संतोष की मां की थी। इन दोनों को भी गोली मारी गई थी। मतलब एक परिवार में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति अब जिंदा बचा था, वो इस घर का इकलौता बेटा अभिषेक था। घर की बेटी नेहा भी जिंदा थी मगर अस्पताल में अंतिम सांसें गिन रही थी, मगर 2 दिन के इलाज के बाद ही नेहा की भी सांसें थम जाती हैं। दिल दहला देने वाली हत्याकांड की जानकारी तुरंत पुलिस को भी दी जाती है। हत्या की खबर सुनकर पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और जांच शुरू कर देती है। जांच में सामने आता है कि ये घर प्रदीप का है, जो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है। प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस में आपसी रंजिश की वजह से पहले भी हत्याएं होती ही रही हैं। इस कारण पुलिस जांच की शुरुआत इसी एंगल से करते हुए ये पता लगाने की कोशिश करती है कि प्रदीप का कहीं किसी से झगड़ा तो नहीं चल रहा था। आसपास के सभी प्रॉपर्टी डीलर के साथ साथ क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों की प्रोफाइल खंगाली जाती है, मगर पुलिस को बहुत कुछ हाथ नहीं लगता। इस पूरे मामले में पुलिस की मदद सिर्फ एक शख्स कर सकता था, इस घर का इकलौता जिंदा बच्चा सदस्य अभिषेक। चूंकि अभिषेक के बहन, माता पिता और नानी की हत्या हुई थी, इसलिए पुलिस वाले तुरंत अभिषेक के पूछताछ करने की बजाय उसे समय देते हैं। सभी लाशों का पोस्टमार्टम करवाया जाता है और फिर अंतिम संस्कार के बाद अभिषेक से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। अभिषेक पुलिस
वालों को बताता है कि मैं बाहर दोस्तों के साथ गया हुआ था। वहीं से मैंने अपनी माँ के नंबर पर फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने अपने पिता और बहन के नंबर पर भी फोन किया मगर किसी ने फोन का जवाब नहीं दिया। इसी के बाद मैंने अपने एक चाचा को फोन करके इस बात की जानकारी दी। अभिषेक के दावे की पुष्टि के लिए पुलिस वाले अभिषेक के कॉल डिटेल्स की जांच करवाते हैं तो पता चलता है कि सच में पहले अभिषेक ने जैसा बताया था अपनी माँ को फोन किया था, उसके बाद बाकी सदस्यों को और फिर अंत में अपने चाचा को फोन किया था। पुलिस को यहाँ तक कुछ भी संदिग्ध नहीं लगता है मगर अब जैसे जैसे अभिषेक से पूछताछ आगे बढ़ती है पुलिस को दाल में कुछ काला नजर आने लगता है। दरअसल पुलिस के पूछताछ में अभिषेक बुरी तरीके से घबरा कर जवाब दे रहा था। शुरू में पुलिस को लगता है कि शायद परिवार के सदस्यों की हत्या की वजह से अभिषेक घबराया हुआ है मगर काफी समझाने के बाद भी अभिषेक की घबराहट कम नहीं होती है तो पुलिस इस हत्याकांड को अभिषेक से जोड़ते हुए ही सवाल करती है। इस सवाल पर अभिषेक बुरी तरह से घबरा जाता है और तुरंत अपना बयान बदलने लगता है। अब जैसे जैसे पुलिस की जांच पड़ताल आगे बढ़ती है अभिषेक का बयान हर पल बदलता रहता है। अभिषेक के बदलते बयान ने पुलिस को इस बात का संकेत दे दिया था कि अभिषेक जरूर कुछ ऐसा जान रहा है जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रहा है। इसी के बाद पुलिस वाले सख्ती के साथ अभिषेक से पूछताछ करते हैं। अब इस पूछताछ के बाद जो खुलासा होता है उसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अभिषेक द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक 27 अगस्त 2021 को वो सुबह 10:30 बजे अपने माता पिता और नानी के साथ बैठकर नाश्ता करता है। अभिषेक की छोटी बहन नेहा नाश्ते पर नहीं आती है क्योंकि वो सेकंड फ्लोर पर मौजूद कमरे में सो रही थी। नाश्ता खत्म करने के थोड़ी देर बाद अभिषेक पहले तो चुपके से घर में रखा पिता का बंदूक निकालता है और सीधे अपनी बहन के कमरे में चला जाता है। यहाँ आकर पहले वो टेलीविजन ऑन करके आवाज काफी तेज कर देता है और फिर सो रही नेहा के सिर में गोली मार देता है। नेहा को गोली मारने के बाद अभिषेक अपने बहन के कमरे को बाहर से लॉक करके नीचे आता है और फिर एक कमरे में चला जाता है। नीचे कमरे में थोड़ी देर बैठने के बाद एक बार फिर से वो ऊपर अपने कमरे में चला जाता है और अपनी नानी रोशनी देवी को अपने कमरे में ये कहते हुए बुलाता है कि मैं आपके लिए गिटार बजाऊंगा, आप यहाँ आकर बैठकर सुनना। बड़े प्यार से बुलाने पर वो तुरंत अभिषेक के कमरे में चली जाती है मगर जैसे ही नानी कमरे में दाखिल होती है अभिषेक उन्हें धुन तो सुनाता है मगर गिटार का नहीं, बंदूक का। अभिषेक रोशनी देवी को सीधे माथे में गोली मार देता है। वो वहीं पर गिर जाती हैं। गोली उनकी खोपड़ी से निकलकर पीछे के दीवार से जा टकराती है। अब अभिषेक का अगला निशाना उसकी माँ संतोष थी। थोड़ी देर बाद अभिषेक की माँ अपनी माँ रोशनी देवी को किसी काम से ढूंढते हुए अभिषेक के पास आती हैं। अभिषेक से रोशनी देवी के बारे में पूछने पर अभिषेक एक दूसरे कमरे की तरफ इशारा करता है कि नानी उधर है। अब जैसे ही संतोष उस कमरे की तरफ जाती हैं, अभिषेक सीधे अपनी माँ को भी गोली मार देता है। ये गोली भी सर पर ही मारी गई थी। यहीं पर अभिषेक की माँ भी दम तोड़ देती है। अब घर में सिर्फ 2 जिंदा शख्स बचे थे, अभिषेक और उसके पिता प्रदीप। चूंकि अभिषेक ने काफी ऊंची आवाज में टीवी ऑन कर दिया था और इन 3 हत्याओं को ऊपरी कमरे में अंजाम दिया था, इस कारण गोलियों की आवाज प्रदीप तक नहीं आ पाई थी। वैसे भी उस समय नाश्ता करने के बाद प्रदीप सो रहे थे, इसलिए उन्हें घर में हुई 3 हत्याओं का पता नहीं चलता है और वो चैन से सो रहे होते हैं। अभिषेक अब ऊपर से उतर कर नीचे आता है जहाँ पर उसके पिता सो रहे थे, तो अपने पिता के पास बैठता है और फिर पिता की गोद में एक तकिए के सहारे अपना सर रखकर सो जाता है। कुछ मिनट इसी तरह रहने के बाद वो तकिए की आड़ में अपना पिस्तौल छिपाकर उसे सेट करता है और फिर एक के बाद एक 3 गोली अपने पिता के चेहरे पर मार देता है। इन 3 गोलियों से अभिषेक अपने ही हाथों से अपने पिता की भी कहानी खत्म कर देता है। इन हत्याओं को अंजाम देने के बाद अभिषेक बड़े आराम से बंदूक को पास में ही एक नाले में फेंक देता है और फिर अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली बाईपास के पास स्थित एक होटल में जाता है। यहाँ अभिषेक और उसके दोस्त मिलकर खाना ऑर्डर करते हैं। अभिषेक का दोस्त तो मजे से खाना खाता है मगर अभिषेक कुछ भी नहीं खा पाता है और होटल में बिल्कुल गुमसुम बैठा रहता है। यही बैठे बैठे वो अपने द्वारा किए गए मर्डर को एक हत्याकांड साबित करने का गेम प्लान बनाना शुरू कर देता है। इसी प्लान के तहत अभिषेक ये जानते हुए कि उसी ने अपने हाथों से माता पिता, बहन और नानी की जान ले ली है, वो अपनी माँ
माँ के नंबर पर और फिर घर के बाकी सदस्यों के नंबर पर फोन करता है ताकि बाद में पुलिस को कॉल रिकॉर्ड दिखा सके। इसी के बाद वो चाचा को फोन करके मनगढ़ंत कहानियां सुनाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो घर के अंदर आता है और फिर अनजान बनकर लाश देखते हुए चिल्लाने का नाटक करता है, जिससे उसके पड़ोसी जमा होते हैं। अभिषेक ने तो सबसे पहले अपनी बहन नेहा को गोली मारी थी और वो समझ रहा था कि नेहा मर गई है, मगर जब पड़ोसी नेहा के कमरे में जाते हैं तो नेहा की सांसें अभी चल रही थी, इसलिए नेहा को पीजीआई हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। मगर 2 दिन के इलाज के बाद ही नेहा की भी सांसें थम जाती हैं। अभिषेक का ये खुलासा सुनकर पुलिस वाले भी बिल्कुल सन्न रह जाते हैं। एक 20 साल के इकलौते बेटे ने अपनी बहन, माता पिता और नानी की बड़ी बेरहमी से जान ले ली थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात का पता लगाना था कि आखिर अभिषेक ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। जब पुलिस अभिषेक से हत्या के कारणों के बारे में पूछताछ करती है तो अभिषेक एक और हैरान कर देने वाला खुलासा करता है। अभिषेक के खुलासे के मुताबिक उसने दिल्ली में रहते हुए कुछ साल पहले एयरलाइन केबिन क्रू की ट्रेनिंग हासिल की थी। इसी ट्रेनिंग के दौरान अभिषेक की मुलाकात उत्तराखंड के रहने वाले एक लड़के से होती है। यहाँ अभिषेक और वो लड़का आपस में दोस्त बन जाता है और फिर एक सेम सेक्स रिलेशनशिप की शुरुआत हो जाती है। इस रिलेशनशिप के बाद अभिषेक तय करता है कि वो सर्जरी के जरिए लड़की बन जाएगा, फिर उसी लड़के से शादी करके उसके साथ रहने लगेगा। इसी फैसले के बाद वो अपने घर पर आकर घर वालों से सेक्स चेंज सर्जरी के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड करता है। घर वाले पैसे की डिमांड सुनकर चौंक जाते हैं और पैसे मांगने का कारण पूछते हैं। अभिषेक काफी दिनों तक तो कोई कारण नहीं बताता है, मगर जब घर वाले पैसे देने के लिए नहीं मानते हैं तो अभिषेक उनसे कहता है कि मैं जेंडर चेंज करवाना चाहता हूँ। अभिषेक की ये बातें सुनकर घर वाले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कभी नहीं लगता था कि उनका इकलौता बेटा ऐसा हो सकता है। वो अपने स्तर से अभिषेक को समझाने की कोशिश करते हैं। अभिषेक के खुलासे के मुताबिक बाद में अभिषेक की माँ अपने एक करीबी रिश्तेदार को, जो अभिषेक के भी बेहद करीब था, अभिषेक को समझाने के लिए कहती है। लोगों के लाख समझाने के बावजूद अभिषेक नहीं मानता है और जेंडर चेंज सर्जरी के फैसले पर टिका रहता है। इसी सब खींचतान में कई दिन बीत जाते हैं और फाइनली जब 27 अगस्त को अभिषेक को पैसा नहीं मिलता है तब अभिषेक बड़ी ही बेरहमी से अपने परिवार के सभी सदस्यों की हत्या कर देता है। अब एक सवाल ये उठ रहा था कि आखिर अभिषेक ने 27 अगस्त को ही ये हत्या क्यों की। जब पुलिस इस सवाल का जवाब तलाशना शुरू करती है तो पता चलता है कि दरअसल 25 अगस्त 2021 को अभिषेक को वो उत्तराखंड वाला बॉयफ्रेंड रोहतक आया हुआ था। दोनों पिछले 2 दिनों से मिल रहे थे। इसी के बाद अभिषेक हर हाल में जेंडर चेंज करने के लिए पैसे चाहता था, मगर पैसा न मिलने पर उसने ये घातक कदम उठाया। इस खुलासे के बाद पुलिस 2 सितंबर 2021 को अभिषेक को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज देती है। वही पुलिस इस एंगल से भी जांच करती है कि इस हत्याकांड में अभिषेक के बॉयफ्रेंड का कोई हाथ है या नहीं। फिलहाल ये मामला कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, वैसे तो अभिषेक के गुनाह की सजा कोर्ट द्वारा तय की जाएगी, फिर भी आपके अनुसार अभिषेक को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि बाकी लोग भी हैवानियत की इस कहानी के बारे में जान सके। अगर आपने अब तक हिंदी क्राइम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दूसरी घटनाओं की सच्ची कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।